या पराठे, बेसिकली जितने भी। ओ, ओके, सो शुड आई स्टार्ट नाउ? बिकॉज चले, आई स्टार्ट ओवर। ये तो आपने यकीनन सुना होगा, यू आर व्हाट यू ईट, क्योंकि बहुत मशहूर कहावत है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ये महज एक कहावत नहीं है, ये एक वार्निंग है। और वो इसलिए कि ज्यादातर हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं और जो फूड स्टफ्स हम करते हैं, हम कंज्यूम करते हैं, वो ना सिर्फ इंतहाई अनहेल्थी हैं बल्कि इंतहाई खतरनाक हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह है कि खाने की कई अशिया में हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड ट्रांस फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज्यादा है। चाहे आप बेकरी गुड्स ले लें, आप पराठे ले लें, आप चिप्स ले लें, बेसिकली वो सारी चीजें जो जिनको हमें खाने का बड़ा शौक है, इन सब में ITFAs मौजूद हैं। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये खाने की अशिया सब पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स में तैयार की जाती हैं। अच्छा, दुनिया भर में इन पर काफी रेगुलेट किया गया है, लेजिस्लेट किया गया है, और कहीं कहीं तो ऑलमोस्ट कंप्लीटली एलिमिनेट किए गए हैं। पाकिस्तान में सिचुएशन बदकिस्मती से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, इनके असरात क्या होते हैं? ये असरात हमारे इर्द गिर्द हैं, अगर हम उनको पहचाने या ना पहचाने। दिल के अमराज की तादाद बढ़ती जा रही है। हर तीसरे पाकिस्तानी, अडल्ट पाकिस्तानी को डायबिटीज है, एंड आई थिंक दैट इज मे बी द हाइस्ट इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज इन द वर्ल्ड। इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के कैंसर्स की केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। हम ओबिसिटी देख रहे हैं, हम अल्जाइमर्स देख रहे हैं। और यकीनन हम में से कोई ये नहीं कह रहा है बिल्कुल 100% दावे के साथ कि ये सब कुछ ITFAs और PHOs की वजह से है, लेकिन इट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टू द राइज इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इन पाकिस्तान। अच्छा, अब इसका सिर्फ हमारी सेहत पर असर नहीं होता, हमारी मईशत पर असर होता है। आप देखते हैं कि जब एक घर का ब्रेड विनर या वन ऑफ द ब्रेड विनर्स को इस किस्म की कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है, डायबिटीज होती है, हार्ट डिजीज होती है, उनकी अर्निंग कैपेसिटी भी खत्म हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि लोगों को अपनी गाड़ियां या बेचनी पड़ती हैं, कर्जे लेने पड़ते हैं सिर्फ अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और ये उस वक्त हो रहा होता है व्हेन द पेशेंट is unable to earn the same amount that he used to earn। अगर आप सिर्फ डॉलर अमाउंट कैलकुलेट करें कि हर साल डायबिटीज ट्रीटमेंट पर पाकिस्तान कितना खर्चते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन कोई 10 IMF प्रोग्राम्स के बराबर है। दैट इज द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम वी आर लुकिंग एट। खुशी की बात यह है कि ट्रांसफॉर्म पाकिस्तान, जिनके प्लेटफॉर्म से आज हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कई सालों से एक भरपूर कैंपेन की है कि ट्रांस ITFAs और PHOs के बारे में एक तो अवेयरनेस बढ़ाई जाए। टू प्रोंग स्ट्रेटेजी है, एक तो अवेयरनेस बढ़ाई जाए और फिर हम इनकी रेगुलेशन और इंशाल्लाह इलिमिनेशन की तरफ बढ़े, क्योंकि अवेयरनेस एक हद तक ही कामयाब हो सकती है ना जी। मैं अवेयर हूं, लेकिन अगर 99% खाने की अशिया में ITFAs हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पूरे दिन जिंदगी बंदा फ्रूट पे तो नहीं गुजार सकता ना। तो कुछ, अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ये कहना कि रेगुलेशन होनी चाहिए, कहना आसान होता है, करना कदरन मुश्किल होता है। हमने देखा है कि फूड इंडस्ट्री से फाइट बैक आया है। हालांकि जब वो यही चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पर उनको पूरी इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि अदरवाइज गोरे उनको माल बेचने नहीं देंगे। पाकिस्तान में डोमेस्टिकली वो बेचते हैं क्योंकि रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि प्रेशर नहीं है, तो दे फील दे कैन गेट अवे विद इट। फिर जाहिर है कि मुख्तलिफ हुकूमती इदारों के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी एक मसला रहता है, रेड टेप का भी एक मसला रहता है। जैसे अगर मैं कराची शहर का एक छोटा सा लोकल एग्जांपल दूं, तो अक्सर हम देखते हैं कि रोड के कोने पे कचरा पड़ा होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि किस इदारे का काम है इस कचरे को उठाना। ये कंटोनमेंट का काम है, ये KDA का काम है। तो फिर हम इस रेड टेप में फंस जाते हैं और वो कचरे का ढेर एक पहाड़ बन जाता है। ITFAs में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बट ऑन अ मोर डेंजरस नोट। चुनाचे क्या हुआ कि आलमी इदारे सेहत WHO की डेडलाइंस आई और डेडलाइंस कुछ यूं है जैसे मुनीर न्याजी साहब ने लिखा था, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में, कोई जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, लेकिन देयर हैज बिन प्रोग्रेस।
बट देर इज अ स्टिल अ लॉन्ग रोड अहेड ऑफ अस। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि क्या पेशरफ्त हुई है और अभी भी क्या चैलेंजेस बाकी हैं। आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माय डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट्स। हमारे साथ हैं मोहसिन अब्बास सैयद साहब। आप हैं लीगल कंसल्टेंट पब्लिक लॉ काउंसिल। यू विल टेल अस इंशाल्लाह अबाउट कि अभी जो हमारी रेगुलेटरी लैंडस्केप है वो है क्या। हमारे साथ एक बार फिर हैं डॉक्टर सबा अमजद साहिबा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हार्ट फाइल। और हमारे साथ शहजाद इकबाल साहब हैं, प्रोग्राम मैनेजर फॉर द सेंटर ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स यानी CPDI। शहजाद साहब, मैं आपसे ही आगाज करूंगा। इस वक्त आप सीपीडीआई ने एक लैंडस्केप एनालिसिस किया है ताकि हमें पता लगे कि इस वक्त ITFAs की जो रेगुलेशन है उसका क्या स्टेटस है। तो कैन यू जस्ट वॉक अस थ्रू दैट, इस वक्त पाकिस्तान की रेगुलेटरी पिक्चर है क्या? शुक्रिया ज़रार साहब। और बहुत सारी बातें आपने ऐसी की जो अ, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। और आप जैसा फिगर जो है अगर ये बातें करता है तो उसका रीच काफ़ी बढ़ जाता है। जहाँ तक बात रही लैंडस्केप एनालिसिस की, तो जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान जो है अपनी डेडलाइन WHO की तरफ से थी जो हमने 2023 में मीट करनी थी वो हम मिस कर चुके हैं। लेकिन इसमें खुशाइन बात यह है कि उस सारे प्रोसेस में हमने बहुत सारी छोटी छोटी सक्सेसेस भी अचीव की हैं। हम्म। और हमने अपने उस पूरे सिस्टम को आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ चलाना शुरू कर दिया है जिसका एंड रिजल्ट ITFA की रेगुलेशन है। 2023 में जो इदारा है PSQCA, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और जिसका काम यही है कि पाकिस्तान में चीज़ों के स्टैंडर्ड्स को बनाया जाए, उसको इन्फोर्स किया जाए। उनकी तमाम एफर्ट से 2023 में हम इस काबिल हुए कि हमने 6 ऐसे फूड आइटम्स डिफाइन कर लिए जिसके ऊपर ITFA की रेगुलेशन बनी और उसमें हम कामयाब हुए। सिविल सोसाइटी का हमेशा से ये मौकफ रहा है कि हम एक ऐसे स्टैंडर्ड की तरफ जाएं कि जो यूनिफॉर्म हो तमाम फूड आइटम्स के लिए, जो कि बैनुल अक़वामी मयार के बिल्कुल मुताबिक हो। और वो है 2% ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स। हम उसके लिए अभी भी कोशिश कर रहे हैं। उन 6 आइटम्स के बाद सिविल सोसाइटी ने फर्दर उसके ऊपर परसू किया। और उसके नतीजे में सितंबर 2024 में पाकिस्तान PSQCA ने एक और दफा मजीद 78 आइटम्स उसमें शामिल किए हैं। और अब ये लिस्ट जो है वो 84 आइटम्स पे हो गई है। उसका नोटिफिकेशन होना अभी बाकी है, हम्म। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान में ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। अ, अच्छा, इसमें इस सारे उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई हैं कि जिसके ऊपर हमें मजीद काम करने की ज़रूरत है, मजीद चीज़ें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान ट्रांस फैट्स जी। कंजम्पशन में हाईएस्ट है WHO एमरो रीजन में। अ, ये चीज़ें जो हैं, जहाँ रेगुलेशंस के साथ जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उसके साथ साथ पैरेलली लोगों की अवेयरनेस और जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म्स हैं, उन वो सारी चीज़ें पैरेलल चलाने की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें पैरेलल चलने की ज़रूरत है जिसका इस वक्त फुकदान है। अच्छा, साथ ही साथ हमें इसकी थोड़ी सी डायनामिक्स ये भी देखनी चाहिए और देखनी पड़ेगी कि इसके साथ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इन्वॉल्व है, विच इज़ हम्म। अराउंड सिक्स सिक्स बिलियन डॉलर्स की ऑयल इंडस्ट्री। अच्छा, उनके अपने स्टेक्स हैं, उनके अपने मामलात हैं। तो विच यू कैन नॉट ओवरलुक, उनको साथ लेके आपको चलना है ताकि आप ITFA, जिसके अंदर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट भी है, जब आप ITFA की बात करते हैं तो ऑयल्स में टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है जो आपको चाहिए, उसके लिए आपको सपोर्टिव मैकेनिज्म चाहिए फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम फ्रॉम द रेलिवेंट बॉडीज। तो पाकिस्तान में ये एक चैलेंजिंग मामला ज़रूर है, लेकिन ये जो सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इससे हमें बड़ी उम्मीद मिलती है कि यस, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, थैंक यू शहजाद साहब। मोहसिन साहब, अभी इन्होंने बात की कि एक सिस्टम को चलाना है, राइट? वी हैव टू मेक द सिस्टम वर्क फॉर अवरसेल्व्स। लेकिन सिस्टम है क्या? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पैरेलल सिस्टम्स पाकिस्तान में चल रहे होते हैं, रेगुलेटरी सिस्टम्स। कहीं हम देखते हैं कि ओवर रेगुलेशन है और कहीं हम देखते हैं कि बिल्कुल कोई रेगुलेशन होती ही नहीं है। तो अगर आप हमें थोड़ा सा पाकिस्तान के रेगुलेटरी स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, जहां तक ये IDFAs की रेगुलेशन का सवाल है या पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स को बैन करने का सवाल है। इस वक्त कौन सी लीगल फ्रेमवर्क्स, वो ढांचा क्या है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते
थैंक यू ज़रार साहब। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये है सेहत का मामला। और हमारा एज ए नेशन, हम सेहत में बहुत ही लो एब पे हैं। हर घर बिल्कुल में हमारे डायबिटिक्स हैं, हर घर में दिल के अमराज जो है वो बिल्कुल हर घर की कहानी है ये। हर घर में इंसुलिन आती है, और गरीब लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा एक साने से कम नहीं है कि जी। सही बात है, या तो इंसुलिन लें या तो बिल- फिर बिजली का बिल बिल्कुल दें। बिल्कुल, खाना जी, खाएं कि इंसुलिन खाना खाएं लें। या इंसुलिन लें। जी बिल्कुल, ये मतलब ये हमें ये रियलिटीज हैं जो कि हमें फेस करनी है। बिल्कुल। और स्टंटेड ग्रोथ बच्चों की है। देर आर नंबर ऑफ थाउजेंड्स थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम। हमारे जो सेहत के मसाइल हैं, वो इट्स नॉट बिकॉज कि जी हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि हॉस्पिटल्स कम कर दें, आप ये इस तरफ तवज्जो दें। आप पॉलिसी बिल्कुल मेकिंग जो है उसकी तरफ तवज्जो दें कि पॉलिसीज अपनी ठीक करें। अच्छा, पॉलिसीज में जब हम आते हैं तो देखिए, रियासत के पास सबसे बड़ा वेपन जो होता है वो होता है कानून साजी। रियासतें और कानून साजी जो है वो निज़ाम बनाती है। कोई भी निज़ाम जो बनता है, हम निज़ाम जब बात करते हैं कि निज़ाम ठीक नहीं है, तो समझें कि कानून ठीक नहीं है। आपके कानून ठीक नहीं है, कानूनी निज़ाम ठीक नहीं है आपका। आपका कानूनी निज़ाम अगर ठीक होता है, अगर तो आप ली कुआन यू की तरह सिंगापुर बना सकते हैं। सिंगापुर बेशक। बना ही सिर्फ निज़ाम की वजह से है, कोई और चीज़ नहीं है। कोई उसके पास कोई ना मिनरल्स थे, ना एग्रीकल्चर थी, कुछ भी नहीं था। निज़ाम सिर्फ एक एक शख्स ने एक विजन दिया और उस निज़ाम के तहत सिंगापुर बन गया। तो अगर पाकिस्तान भी सिंगापुर बन सकता है, प्रोवाइडेड कि हम अपना निज़ाम ठीक कर लें। कमिंग टू द टॉपिक ट्रांस फैटी एसिड्स का, इसमें दो जो है हमारा डाइकोटमी जो है वो चल रही थी। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो फूड अथॉरिटी का लॉ आया वो पंजाब में आया 2011 में। इस नाचीज ने वो लॉ ड्राफ्ट किया था। उस लॉ में कॉन्शियसली आई इंक्लूडेड जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं उसमें इंक्लूड किए, और वो लॉ रेप्लिकेट हुआ, बाकी सूबों ने बाद में रेप्लिकेट किया और उसमें भी फूड स्टैंडर्ड का जिक्र किया। इसलिए कि उस वक्त फूड स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आल्दो पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी वाज इन एग्जिस्टेंस, लेकिन फूड स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए हुए थे। तो उसको गैप को फिल करने के लिए एक चाहिए था। जब जब ये बन गया तो उसके बाद PSQCA जो है उसको भी ख्याल आया कि भाई हम पाकिस्तान स्टैंडर्ड तो हम बनाते हैं, और राइटली सो। उसकी रीजन ये है कि आप चार सूबे हैं तो चारों सूबों के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हों तो आपस में ट्रेड नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। सूबों की आपस में ट्रेड नहीं हो सकेगी अगर स्टैंडर्ड्स अलग होंगे। इन्फोर्समेंट अलग बात है, स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बेशक। एक होने चाहिए। आई एम ऑफ कंसिडर्ड व्यू के लीगली स्टैंडर्ड एक होने, कॉन्स्टिट्यूशनली भी स्टैंडर्ड्स सेट करना जो है फेडरल लेजिस्लेचर जो है उसका प्रेरोगेटिव है, उसका फेडरल जुरिस्डिक्शन में आता है। तो अ, ये जो मैटर था 2020 में ये रिजॉल्व हो गया। CCI में एक डिसीजन हुआ कि जो फूड स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाने हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो रेलेवेंट फूड अथॉरिटीज करेंगी। जो प्रोविंशियल फूड अथॉरिटीज हैं वो इन्फोर्समेंट वो करेंगी। ये फैसला ये तय हो गया। अब मसला कहाँ पर है? मसला यहाँ पर आता है कि अनफॉर्चुनेटली वी आर वर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ रेगुलेटरी कैप्चर। या रेगुलेटरी कैप्चर को मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये है कि जिसके ऊपर कानून ने इन्फोर्स होना था वही कानून बनाने वाला बन जाए, सर। तो उसको हम रेगुलेटरी कैप्चर जी हाँ। कहते हैं। अब ये जो रेगुलेटरी कैप्चर है, ये हमारे सिस्टम्स में ऐसे रच बस गया है कि हम जो है ना वो कुछ भी करना चाहें तो हम वहां पर आके, अब कहने को तो ये है कि स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन है, बहुत जरूरी है कानून साजी में। कोई भी आप काम कर रहे हैं, नेशनल कोई ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, उसमें स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो है वो स्टेक होल्डर्स नहीं करते।
सही। डिसीजन मेकर जो है वो पॉलिसी डिसीजन जो है वो ऐसा शख्स करता है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व ना हो। सो यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो डिसीजन मेकिंग में हमने उनको जगह दे दी है जो कि जिनके ऊपर ये इन्फोर्स होना था, मतलब और वो आसान अल्फाज डिफरेंट में, सॉरी तरीके आप से किया। कट कलामी के लिए माजरत, ऑयल मिल वाले ही ऑयल के ऊपर रेगुलेशन करना जी, करना वही थोड़ा वही वो थोड़ा डिसीजन ले रहे थोड़ा हैं। सा उनके लिए मुश्किल है। हाँ, वो बहुत मुश्किल है, मैं मतलब भी अपनी अगर रोजी हूं तो रोटी पे मेरे लिए लात भी तो नहीं मुश्किल मारता है ना होगा। सर। जी। अगर मैं सोचते समझते हुए भी मेरे लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अगर मैं जो है वो ऑयल मिल मैं चला रहा हूँ, घी घी मिल मेरी है, तो मैं कहूंगा कि मेरा रनिंग बिजनेस है और मेरे मुझे इतना प्रॉफिट हो रहा है, हम्म। मुझे तो सारा कुछ नया सेटअप करना पड़ेगा। मेरी बेकरी है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स जो हैं अगर ट्रांस फैटी एसिड्स अगर ना करें तो उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। जो आपके साइंटिफिक जो लोग हैं दे दे नो इट बेटर, तो मैं तो कहूंगा कि भाई मेरी तो शेल्फ लाइफ ज्यादा हो मेरे जी प्रोडक्ट्स। सो बिल्कुल। मेरा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। अब हमने जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है उसने 2020 में ट्रांस फैटी एसिड्स का 5% पे लॉक किया, जो स्टैंडर्ड बनाया। उसके बाद आई थिंक 2022 में पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने कहा जी कि इसको बैन करते हैं, जो ट्रांस फैटी एसिड्स वाले वनस्पति घी है उसको बैन करते। तो मिल वाले चले गए कोर्ट में, और कोर्ट में जाके उन्होंने स्टे ले लिया कि जी वो उन्होंने 5% अलाउ किया हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी इसको बैन कर दें। हालांकि वो चाहिए ये था कि क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी उसको ओन करती, लेकिन आज तक क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेसेस एंड बिकॉज ऑफ सर्टन रेगुलेटरी कैप्चर्स ये अभी तक नहीं हो सका। आल्दो ये मैंडेटरी है अंडर जो हमारे पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स रूल्स हैं सर, 2008 के, उसके रूल 9 है, वो ये कहता है कि कोई भी स्टैंडर्ड पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी अगर बनाएगी तो 5 साल बाद उसको रिव्यू करना मैंडेटरी है। सो इन एनी केस उन्होंने 2025 में वो स्टैंडर्ड रिव्यू करना है, जो लीगल मैंडेट है कि जी उन्होंने वो स्टैंडर्ड करना है। बट हमारे सारे हेल्थ मिनिस्ट्री का भी ये है कि जी इसको 2% पे लाना चाहिए, जो कि हमारा एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। सो बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी। प्रोविंशियल अथॉरिटीज आई थिंक दे आर विलिंग टू इन्फोर्स दिस स्टैंडर्ड, अगर वो स्टैंडर्ड बनाते हैं और ऐसा स्टैंडर्ड बनाते हैं जो कि मैंडेटरी स्टैंडर्ड हो। बिकॉज उनके भी दो स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक वॉलंटरी स्टैंडर्ड होता है, एक मैंडेटरी स्टैंडर्ड होता है। सो मैंडेटरी स्टैंडर्ड अगर वो बनाते हैं इसका, तो आई थिंक द बेनिफिट इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान और नहीं स्पेशली absolutely। पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, वॉलंटरी पे तो कोई नहीं काम करता ना सर, मैंडेटरी करना होता है तो फिर ही कोई इसको इम्प्लीमेंटेशन करता है आगे जाते हुए। बिल्कुल हम बिल्कुल। अब देखिए, अब मोहसिन साहब, सिचुएशन जो आपने बताई है वो है तो काफी कॉम्प्लेक्स, और थोड़ा सा ये चिकन एंड दी एग सिचुएशन भी नजर आ रही है कि वो कह रहे हैं कि हम रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप रेगुलेशंस बनाए तो सही, और वहाँ रेगुलेशंस अभी बन रही हैं। तो डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी जाने आना चाह रहा हूँ, हम पाकिस्तान में हम यूनिक तो नहीं है, हम इस लिहाज से हैं कि वी आर नंबर वन इन दी WHO के एमरो रीजन, लेकिन इसका ये भी मतलब है कि बाकी ममालिक ने इस पर काफी प्रोग्रेस दिखाई है। तो अगर आप हमें बता सकें कि जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की जो वर्क रही है ग्लोबली इन दीज डिफरेंट कंट्रीज, पाकिस्तान की जो इस वक्त जो फूड सेफ्टी लॉज हैं वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ कितना अलाइन कर रही हैं, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि इस वक्त तो बिल्कुल अलाइनमेंट नहीं है। जी सॉरी जी, शुक्रिया आपके क्वेश्चन का। मैं मेरे कोलीग्स ने काफी डिटेल में बात की, दोनों ने, शहजाद साहब ने भी और मोहसिन साहब ने भी। आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड, देखिए ITFA की प्रॉब्लम हमें पता है, NCDs की प्रॉब्लम हमें पता है, डबल बर्डन की प्रॉब्लम हमें पता है। मतलब अब कम्युनिकेबल डिजीजेस की भी प्रॉब्लम चल रही है, साथ NCDs की प्रॉब्लम भी चल रही है। तो वी नो 10,000 डेथ्स हो रही है ITFA से, जो कि 5% ऑफ ऑल हार्ट रिलेटेड जो फर्टेलिटीज हैं वो पाकिस्तान में उससे हो रही है। तो हमें एविडेंस हमारे पास है।
एज सिविल सोसाइटी हम लोगों ने एक जो ग्लोबल प्रैक्टिसेस हैं वो कौन हमें बताता है? WHO की है। अभी बात की शहजाद साहब ने रिप्लेस पैकेज की। रिप्लेस पैकेज वाज समथिंग जो कि एक फ्रेमवर्क था ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, जो 2023 में वी वर सपोज टू डू ऑल द वर्क रिलेटेड टू दैट। अगर आप इफ यू वांट टू नो कि रिप्लेस क्या था, उसमें ये था कि आपको अपने डाइटरी सोर्सेस को रिव्यू करना था, विच सिविल सोसाइटीज ने वो किया। फिर आपको प्रमोट करनी थी रिप्लेसमेंट, वो भी सिविल सोसाइटीज ने की। फिर आपको लेजिस्लेशन और जो बात हो रही है रेगुलेशन की, वो भी किसी 5 साल में उसमें प्रोग्रेस नजर आई है, ऑल्दो नॉट ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस टिल नाउ, लेकिन चैलेंजेस तो हैं। लेकिन रेगुलेशन फिर भी हुई है। और अभी जो फैट कंटेंट में ये मालूम करना, जब हम करते हैं तो लोग कहते थे कि जी आपको तो पता ही नहीं कि फैट फूड में कितना कंटेंट है। तो सिविल सोसाइटी वो भी किया गया गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड रख के कि जी आप हमने 100 सैंपल्स कलेक्ट किए टू फाइंड कि उन पे ITFA कंटेंट कितना है। और क्रिएटिंग अवेयरनेस फॉर पॉलिसी मेकर सिविल सोसाइटी ने किया, सिर्फ इसलिए किया कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो कि WHO रिकमेंड करता है, विच इज एज शहजाद साहब थे 2% ऑफ टोटल फैट्स एंड ऑयल्स इन ऑल फूड प्रोडक्ट्स। और इससे भी अगर एक दूसरी अप्रोच होती है हाइब्रिड अप्रोच, विच मीन्स कि आप रेगुलेशन भी बनाएं और आप जो PHO जो है पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल को भी बैन करें। हाइब्रिड अप्रोच सऊदी अरब ने किया एंड दे हैव बीन एबल टू शो कि जी हम लोग CVDs में या हार्ट डिजीजेज में जिन जिन थाईलैंड ने किया PHO बैन है, और उस पे ये सारी चीजें दुनिया में हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज नाउ कवर्ड विद TFA regulations एंड दे हैव शोन कि जी इसमें हेल्थ इम्पैक्ट आता है। तो अगर पाकिस्तान में भी सिविल सोसाइटी ने काम इन्हीं लाइंस पे, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की लाइंस पे ही कर रहे हैं, रेगुलेशन की बात की, 78 स्टैंडर्ड्स बन गए। अब एक जो बेस्ट प्रैक्टिस है, इट शुड बी नॉट ऑन काउंटेबल फूड बट इट शुड बी फॉर ऑल फूड आइटम्स। तो वो रेगुलेशन आई है कि जी ठीक है, एक कमेटी जो है बन सकती है, इट इज पॉसिबल। मोहसिन साहब ने इसमें भी काम बहुत किया था कि PSQCA की एक कमेटी एक रेगुलेशन बेस्ट प्रैक्टिस के सब फूड के लिए बना सकती है, और हाइब्रिड अप्रोच को फॉलो करें तो आप PHO बैन की तरफ भी जाएं इन दी एंड। क्योंकि आपका करने का ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का जो सिविल सोसाइटी हाईलाइट कर रही है वो ये है कि आप आगे मूव करने के लिए कि पब्लिक हेल्थ इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। मैं सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगी कि रेगुलेशन वी हैव बीन डूइंग। अब हम व्हाई डू यू वांट टू हैव अ हाइब्रिड अप्रोच? क्योंकि इफ you have regulation, you have to have good lab capacity to test ITFAs, which Very good point. unfortunately we don't have. So what to do? तो आप upstream जो आपका food supply है, which is PHO ban, that is what is needed right now, and we will be inshallah going to, we are as a best practice policy as a civil society creating evidence to do that and how the world is benefiting from that. So this is what as a civil society we are looking at. तो मतलब आसान अल्फाज में पिक्चर इतनी ब्लीक नहीं है। मतलब काम किया गया है, there has been a good amount of progress. True. जो जाहिर है 2018 से काम शुरू हुआ, नाउ वी आर इन 2024। अब बॉटलनेक्स हैं लेकिन काम प्रोग्रेस हुई है, जिसमें PSQCA, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, डेवलपमेंट पार्टनर्स, इंटरनेशनल पार्टनर्स सब इन्वॉल्व। ये तो इट एक बड़ी इज इंटरेस्टिंग बात है डॉक्टर साहिबा कि वो कहा जाता है ना कि डू नॉट लेट द परफेक्ट बी द एनिमी ऑफ द गुड। कि अगर हम एकदम हम सारी चीजें हल नहीं कर सके तो उसका ये मतलब नहीं है कि यार बंदा हाथ छोड़ दे और कहे कि यार अब तो कोई फायदा ही नहीं है काम करने में। इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस, लेकिन इट इज प्रोग्रेस इन द फेस ऑफ मेनी चैलेंजेस ऑब्वियसली। अभी मोहसिन साहब आपने भी इंडस्ट्री की बात की, अभी अब डॉक्टर साहब आपसे मैं दोबारा इस पे आऊंगा बिकॉज ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है रेगुलेटरी कैप्चर इन्वेस्टेड इंटरेस्ट का। लेकिन इससे पहले शहजाद साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि प्रोग्रेस हुई है लेकिन चैलेंजेस के
इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। और जाहिर है कि प्रोग्रेस इज ओनली इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, अदरवाइज वो उसको प्रोग्रेस हम कह भी नहीं सकते। तो इस वक्त जब हम बात करते हैं आईटीएफएस की रेगुलेशन और पीएचओ बैंस की लेजिस्लेशन बनाने की, राइट, एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क या लेजिस्लेशन फ्रेम करने की बात करनी है, उसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान की करंट लीगल और रेगुलेटरी सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए? जी। शुक्रिया। देखिए, जो फ्रेमवर्क इस वक्त अवेलेबल है उसमें यकीनन गैप्स हैं और उसके ऊपर काम करने की नीड है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें ये भी ज़रा देखनी चाहिए कि जो लेजिस्लेशन होती है वो दो तीन बेसिक फैक्टर्स होते हैं। एक तो कोई पब्लिक नीड ऐसी होती है जिसके ऊपर कोई नई लेजिस्लेशन होती है जो पहले नहीं थी, या पब्लिक डिमांड हो। बहुत सारी चीज़ों पे जो है पब्लिक डिमांड जनरेट होती है, उसके ऊपर फिर साइंटिफिक वर्क होता है, सारा डाटा जनरेट होता है और उसके ऊपर फिर लेजिस्लेशन का प्रोसेस चलता है। अनफॉर्चुनेटली जो आईटीएफए का पूरा पूरा पैराडाइम है, इसके ऊपर हम बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं। मतलब इस वक्त पाकिस्तान में आपके पास रिसर्च बेस्ड डाटा नहीं है बहुत ज़्यादा। That's true. हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे एजम्पशंस करने पड़ते हैं, बहुत सारे वो मॉडल्स देखने पड़ते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज के हैं, क्योंकि हमारे पास लोकलाइज्ड इंफॉर्मेशन बहुत कम है। हम एक एक गेस्टिमेट्स पे चलते हैं बेसिकली। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। हाँ। तो एक तो ये चैलेंज है हमारे लिए कि जब डाटा नहीं है तो फिर आपके पास एक एक्चुअल पिक्चर नहीं है और उसके ऊपर फिर आप पॉलिसी मेकर्स को किस तरह एंगेज करें। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा था कि पब्लिक नीड या पब्लिक डिमांड जो है, तो एक जनरल अवेयरनेस लेवल अमंग द पीपल ऑन आईटीएफए वो बहुत कम है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, अभी पिछले हफ्ते मैं कहीं ऐसी बात कर रहा था, क्योंकि हम भी उम्र के उस हिस्से में है, तो वो ऐसी पुराने इश्तेहारों पे बात आ रही थी, तो किसी ने कहा वो इश्तेहार कितना अच्छा था, अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। मतलब ये इश्तेहार आज से 30 से 30 साल 35 साल पहले था, लेकिन उसका इम्प्रिंट आज तक लोगों के जहनों में है। पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग सर। हाँ। एग्जैक्टली तो हमारे पास जो है वो रोल मॉडल्स नहीं है, वो सारा स्ट्रक्चर इस वक्त नहीं है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। लोग इस वक्त जो सिम्टम्स हैं, जैसे आपने भी बात की कि जो भी चैलेंजेस हैं हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है उसके ऊपर कोई नहीं जानता, ना बात करता है। लेजिस्लेशन इसलिए वहां पे रुक जाती है क्योंकि लोगों के अंदर वो अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, इसी तरह जैसे अभी बात हो रही थी, मोहसिन साहब ने भी तज़किरा किया कि लेजिस्लेशन हमने एक तरफ कहा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, पीएसक्यूसी ने एक स्टैंडर्ड बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करना फूड अथॉरिटीज़ का काम है। लेकिन फूड अथॉरिटीज़ के अपने बड़े मसाइल हैं कि जब वो कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं करेंगी तो आपके पास उसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे जिसकी बेसिस पे आप उसको एक लॉन्ग टर्म लेजिस्लेटिव प्रोसेस में लेके जाएं। हम्म। इस वक्त एक टेस्टिंग फैसिलिटी है पाकिस्तान में। फूड अथॉरिटीज के अपने चैलेंजेस हैं। अब उसको आप रियल टाइम डाटा नहीं है, किसी कोई चीज एग्जीक्यूट नहीं करी, उसको कैसे लेजिस्लेशन में लेके जाएं, कैसे पॉलिसी मेकर्स के सामने एक मॉडल को रखें कि दिस इज द थिंग दैट वी बीन वर्किंग फॉर और ये हमारे पास उसका नतीजा है। इसलिए लेजिस्लेशन थोड़ी सी उस पर चैलेंज है। द ओनली आर्टिकल 151 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कहता है कि फेडरेशन किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी भी चीज को रोक सकती है, ट्रेड को रोक सकती है किसी एक प्रोविंस में, इंटर प्रोविंशियल या विद इन द कंट्री। अब विद इन द कंट्री आप उस वक्त रोकेंगे जब ये सारा डेटा मौजूद हो पार्लियामेंट में, या पॉलिसी मेकर्स या पार्लियामेंटेरियन उस वक्त बात करें। हम्म। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो जो ऑपरेशनल हैं, जो बड़े बड़े मतलब आपके सारे काम को हैम्पर कर रहे हैं और सारे पेस को हैम्पर कर रहे हैं। अच्छा, एक और जो चैलेंज है वो है कि चूंकि 18th अमेंडमेंट के बाद हेल्थ या इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसको आप फेडरल लेवल पे कैसे इसको वो कर सकते हैं? ओनली थ्रू आर्टिकल 151। उसके अलावा फेडरेशन के पास कोई और तरीका नहीं है कि वो उसके ऊपर कोई कानून साजी करे, कोई बात करे। प्रोविंस इसका मतलब है कि आपको अगर फेडरल लेवल पे कोई चीज करनी है तो वो एक अलग स्ट्रैटेजी है, और अगर इस चीज को प्रोविंशियल लेवल पे लेके जाना है तो यू नीड टू हैव 4 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। क्योंकि अगर हम केपी की बात करें तो वहाँ पे जो फूड अथॉरिटी है उसमें हलाल का एक एक डायमेंशन ऐड है, तो आपको वहाँ डिफरेंट स्ट्रैटेजी चाहिए।
बलूचिस्तान में जो फूड अथॉरिटी है उनके पास एक एक एस्पेक्ट जो सामान ईरान से आ रहा है वो एस्पेक्ट भी है, तो वहाँ एक आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी चाहिए। सिंध और पंजाब के लिए तो यू नीड टू हैव 5 डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू हैव समथिंग इन देयर रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज और फेडरेशन। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली इन सब के ऊपर काम हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि बहुत छोटे बहुत बेबी स्टेप्स हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर सबा ने अभी तस्करा किया कि हमें सिर्फ 6-7 साल ही हुए इसके ऊपर काम करते हुए, लेकिन जितनी डेवलपमेंट इसके ऊपर हुई है, जितनी बातचीत इस पर शुरू हुई है, मेरा ख्याल है कि ये चैलेंजेस जैसे जो मैंने अभी गिनवाए हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम होते जाएंगे। और एंड आई कैन सी कि जैसे एक साल में PSQCA ने जहाँ 6 आइटम्स के ऊपर एक स्टैंडर्ड बनाया था, एक साल में उसको 84 कर दिया। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। फिलीपींस में जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाया था उनको 3 साल लगे उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने में। तो बिल्कुल इट विल टेक टाइम, और मुझे लगता है कि इन चैलेंजेस के ऊपर साथ साथ काम भी हो रहा है। ठीक है, नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली इज अ ह्यूज थिंग। जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी और डॉक्टर साहबा की भी बात से, कि अगेन कस्टमाइज स्ट्रेटजीज मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रोविंसेस के लिए, वफाक के लिए, एंड हाइब्रिड अप्रोच विच मेक सेंस, क्योंकि पाकिस्तान में हम हाइब्रिड अप्रोचेस के काफी शौकीन रहे हैं, और सिर्फ फूड इंडस्ट्री में नहीं शायद। बहरहाल, नाउ लेट्स कम टू द एलिफेंट इन द रूम। मोहसिन साहब, आप अभी बात कर रहे थे, और अभी जो शहजाद साहब ने अभी जिक्र किया है उस इश्तिहार का, और मेरे जहन में भी कभी कभी वो कीवी एक परिंदा है, वो गर्दिश कर रहा होता है ना, तो अब हम सब ने वो एड देखा होगा। सो दैट इज द पावर ऑफ एडवर्टाइजिंग, एंड दैट इज द पावर ऑफ इंडस्ट्री, जिसके पास सारे पैसे हैं ये सारी एडवर्टाइजिंग चलाने के लिए। और अगर कोई एनजीओ या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस रेज करना चाहे, तो हाउ डू यू कम्पीट विद 100,000 बिलबोर्ड्स एंड टेलीविजन एड्स? ये भी एक सवाल है। तो क्या इंडस्ट्री को किसी तरह ऑन बोर्ड किया भी जा सकता है? मोहसिन साहब, हम जानते हैं रेगुलेटरी कैप्चर है, हम जानते हैं कि कोई अपनी जानबूझकर अपनी रोजी रोटी पर लात नहीं मानना चाहता, लेकिन जाहिर है कि दुनिया भर में भी इसी तरह की इंडस्ट्रीज हैं, मच बिगर एंड मच मोर पावरफुल इंडस्ट्रीज। उनके साथ भी तो निपटा गया है किसी ना किसी तरह। तो वो क्या स्ट्रेटजीज हैं जो आपकी नजर में हम यहाँ पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स जिनको हम कहते हैं, उनके एतराजात को ओवरकम किया जाए? जी। अच्छा, ये जो जिस तरह भी जब भी पॉलिसी मेकिंग होती है ना, जब आप लेजिस्लेशन करते हैं पॉलिसी, उसके टू प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होती है। वन स्ट्रेटजी इज कि जी आप उसको मैंडेटरी करते हैं और थ्रू स्टेट आप इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं उसको, स्टेट मशीनरी के जरिए, जो आपके पास बहुत बड़ी मशीनरी है स्टेट के पास, उसके जरिए आप इन्फोर्स करते हैं। उसकी भी अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं। उसका जो आप सिस्टम बनाते हैं उसमें आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि आप सोर्स पे जाते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सोर्स पे अगर आप इस चीज को कंट्रोल कर लें, तो आगे आपको रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको शॉप्स पे, बेकरीज पे रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑयल मिल या घी मिल पे ही आप उसको रेगुलेट कर लें, दैट्स इट। आपको एट लेट्स से सोर्स मतलब। 1,000 घी मिल्स हैं, उसी को आपने रेगुलेट करना है। आपने 10 लाख शॉप्स को रेगुलेट नहीं करना। सो इट्स अ स्ट्रेटजी कि आप रेगुलेशन कैसे करते हैं, अगर आपको सेंसिबली आप उसको देखें कि किस तरह करना है। दूसरी बात जो आपने की कि जी इसको किस तरह किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये है कि आप उसके साथ ही, जब ये मैंडेटरी करते हैं, साथ ही अवेयरनेस करते हैं। आपको पता है कि बहुत ज्यादा पंजाब फूड अथॉरिटी ने, मैं जब लाहौर में भी था तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो अच्छा काम किया तो जो पास हैं उनको तो वो चुभा, लेकिन वो पास जो है उसको कुछ कर नहीं सकी, इसलिए कि पीपल स्टार्टेड साइडिंग विद द फूड अथॉरिटी। ये जो प्रेशर होता है ना, सोशल प्रेशर जो है, वो इतना स्ट्रांग होता है। आपको पता है कि हम सब कहते हैं जहेज एक लानत है, लेकिन जहेज हम देते भी हैं, हम जहेज लेते भी हैं। सोशल प्रेशर है, सिर्फ एक सोशल प्रेशर है उसकी वजह से। सो अगर आप कानून साजी ऐसी करें जो सेहत के लिए मुफीद कानून साजी है, उसके साथ आप उसकी अवेयरनेस करें और एक सोशल प्रेशर डेवलप करें। आई एम श्योर, आई एम 100%, मोर देन 100% श्योर कि कोई रीजन नहीं है कि हमारे माशरे में भी वो ना
हो कि जी उसको भी कोई छेड़ सके। जैसे नहीं, मैंने आपको मिसाल दी कि पंजाब में डिस्पाइट ऑल आर्ट्स, डिस्पाइट के जी पूरे पार्लियामेंटेरियंस एक फूड अथॉरिटी के खिलाफ हो गए थे, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके फूड अथॉरिटी का। फूड अथॉरिटी इज स्टिल फंक्शनिंग देयर और अच्छा काम कर रहे हैं वो, और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो पावर स्ट्रक्चर के लोग हैं उनकी अपने हैं, जरूर हैं उनके अपनी रिजर्वेशंस। उनकी रिजर्वेशंस होते हुए भी एक सोशल प्रेशर डेवलप हो गया है कि नहीं, हमने वो जो भी खातून है या जो भी जो फूड अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। और ये जो है, ये चीज जो है, ये आपको ऐसे जब भी लोगों से बात होती है, कभी मैं जब पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रहा था, तो वो लोग कहते थे कि जी वो जी उन्होंने जुर्माना कर दिया है। तो मैं पूछता था क्यों जुर्माना कर दिया? उन्होंने कहा जी वो थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ था एक जगह पे। बस 5-6 कॉकरोच घूम रहे थे खाने हाँ के बिल्कुल, लिए, वो आपने अभी थोड़ा पुलिस तो कर दिया। मतलब नाइंसाफी हो पीपल रही है आर हमारे साथ। ऑनेस्ट ऑल्सो। मैं मतलब जब वो आपको सिफारिश करेंगे ना, वो ये नहीं कि हाँ अगर उन्होंने गलत काम किया, उन्होंने आपसे रिश्वत मांगी, कुछ किया, तो वो आके बताएंगे सिफारिशी को कि भाई इन्होंने तो रिश्वत मांगी थी। तो दिस इज हाउ ये जो ठीक है। आपका ट्रस्ट है वो डेवलप होता है। आपका रेगुलेटर पे ट्रस्ट होना, लोगों का ट्रस्ट होना, वो बहुत ही जरूरी है। और जब रेगुलेटरी कैप्चर होता है तो लोग वो यू लूज दैट ट्रस्ट, आप ट्रस्ट लूज नहीं, कर जाते हैं। और बिल्कुल जब सही। ट्रस्ट लूज कर जाते हैं तो जितना मर्जी आप कोशिश कर लें, उसको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। सो हाँ, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इन लोगों को, ऐसे लोगों को जो कि अच्छा काम कर रहे हैं सेहत के हवाले से, फूड के हवाले से, उनको हम हाईलाइट भी करें, अप्रिशिएट भी करें, और एक सोशल प्रेशर भी डेवलप करें। सोशल प्रेशर। और बिल्कुल ट्रस्ट दैट्स की इट। जो बात की ना, कि ये मतलब ग्लास तोड़ना मेरे लिए बहुत आसान है, अभी मैं गिरा दूंगा तो यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन इसको फिर दोबारा जोड़ना तकरीबन बहुत नामुमकिन मुश्किल, होता है। डॉक्टर बहुत साहिबा, मुश्किल। मैं आपका भी पर्सपेक्टिव इसी इशू पर लेना चाह रहा हूँ। अभी मोहसिन साहब बात कर रहे थे, आई थिंक कि अगर मैं दुरुस्त समझा हूँ, कि सोशल प्रेशर एंड एडवोकेसी इज क्रिटिकल इन मेकिंग द इंडस्ट्री कंफर्म। आपका क्या ख्याल है कि अगर हम इसी चीज को आगे लेके जाए, सोशल प्रेशर ऑन इंडस्ट्री, इसको बेस्ट डिप्लॉय कैसे किया जा सकता है? मतलब कैसे प्रेशराइज किया जाए इंडस्ट्री को इसमें? देखिए, एंड ऑफ द डे इंडस्ट्री ने ही रेगुलेशन को अडॉप्ट करना है, वट हम्म। एवर अडॉप्शन दे हैव टू डू। तो इट इज इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने जब वी स्टार्टेड एज ए सिविल सोसाइटी वर्किंग ऑन टीएफए, तो हमने स्टेक होल्डर्स इंडस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया, उनके हमने कंसर्न सुने। सही। 2020 में हमने उनके कंसर्न सुने, और वो उनके जो भी कंसर्न्स थे हमने कहा ओके, हम लोग इसी इसी पे रखेंगे। तो इंडस्ट्री के कंसर्न सुनना इज इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिसी मेकिंग। वंस इट कम्स टू पॉलिसी मेकिंग, जो मोहसिन साहब कह रहे हैं, दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट। क्योंकि आप पॉलिसी गवर्नमेंट बनाए, लेकिन आप उनके कंसर्न जरूर सुने। उनको टाइम चाहिए था, जाहिर है, जहां उनका प्रॉफिट एट स्टेक होता है, दे हैव रिजर्वेशंस, दे हैव एप्रीहेंशंस। टोबैको इंडस्ट्री को देख लीजिए, दे आर पावरफुल इनफ, या लॉज रेगुलेशंस हैं। टैप एक जमाने में वो जो आते थे, आपको पता ही है सिगरेट्स के कितने आते थे। टैप का बैन आया, रेगुलेशन आई, नाउ यू डोंट सी इट्स, वो एक टोबैको इज अ डिफरेंट स्टोरी। या अब वो न्यू प्रोडक्ट्स कैसे आ रहे हैं, सिल्की कैसे आ रही है, बट जो पुराने जो हमारे कन्वेंशनल सिगरेट्स हैं, उस पे नहीं एडवर्टीजमेंट हो रही। तो सेम कैन बी डन फॉर द अल्ट्रा प्रोसेस्ड, और ये जो आईटीएफए रिलेटेड जहां पे भी इसके ड्रॉबैक्स हैं, उस पे रेगुलेशन आ सकती है। एंड दैट हैज बीन व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। इंडस्ट्री को स्ट्रेटजी के लिए मेरा अपना जो एक है, जो हम काम भी कर रहे हैं, कि आप कंज्यूमर को जो वो बात कर रहे हैं ना, उसको आप इतनी नॉलेज दें कि वो डिमांड कर सके। अभी अभी आप लेबलिंग पे आ जाइए। आप इफ यू हैव लेबल्स ऑन फूड विच आर अनहेल्दी, कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। इफ द कंज्यूमर इज वेल क्रिटिकल पॉइंट। एजुकेटेड टू नो कि जी मैंने ये नहीं लेना, तो फिर इंडस्ट्री विल बी अंडर प्रेशर टू मेक हेल्थियर ऑप्शंस। अगर आपका, क्योंकि दे आर ऑलरेडी अबाइडिंग, दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, फॉर दे हैव द टेक्नोलॉजी, दे कैन डू इट, और इट डजंट कॉस्ट। इट इज द बिग इंडस्ट्री, द प्लेयर्स, तीन चार ही है ना जो बड़े हैं,
कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी मिल्स की जो बात करें, 150 मिल्स आर जो वो हैं जो कि ऑयल एंड घी बना रही हैं। एंड दे सेड व्हेन वी मेट देम कि जी हमारे पास वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी जस्ट नीड अ लिटिल टाइम। लेकिन बाद में अब 5 साल हो गए, अब जो रेगुलेशन आ रही है उसमें कह रहे हैं नहीं जी बस टाइम हो गया, वी हैव हाँ ऑलरेडी मिस द डेडलाइन, नाउ दिस इज हाँ। द रूल, यू हैव टू डू इट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कैरिंग दी प्रैक्टिस पहले भी। तो वो करते हैं। उनको आपको अगर उनकी सब्सिडीज आप हेल्दियर ऑयल्स पे लगाएं, गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी ये बना सकती है कि हेल्दियर ऑप्शंस दें। और दूसरा ये जो बात कर रहे हैं कि जी आप लेबलिंग पे आए, और लेबलिंग से आपको कंज्यूमर की आपको एजुकेट करना है। और ये जो भी शहजाद साहब ने शायद बताया कि पीपल डोंट नो व्हाट इज आईटीएफए। मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी में भी जाती हूँ तो एकदम से टीएफए का वर्ड आता है तो पीपल थिंक अच्छा यार है ये क्या था, ये क्या ये था, क्या है? हाँ। टीएफए क्या चीज थी। और जब व्हेन वी टेल देम के बनास्पति घी पे है, उस दिन ये बनास्पति घी का एक किसी ने मुझे, मेरे लिए भी लर्निंग थी कि बनास्पति इटसेल्फ का मतलब है फेक। तो जब बनास्पति का मतलब बनावटी, बनावटी इस बनावट तरह। बनावटी बनावटी, तो वाह, बनास्पति थैंक का यू, उर्दू में ये ये तो मैं वर्ड है। लिख रहा हूँ। तो हाँ वो उस पे है, तो आप जो बनास्पति बना रहे हैं वो पहले ही इस टाइप का है, तो आप कहाँ तक आगे उसको एज ए हेल्दी ऑल्टरनेटिव पेश करेंगे। और इंडिया और पाकिस्तान बोथ are making बनास्पति घी फ्री फ्रॉम आईटीएफए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिफाइनमेंट में जो आईटीएफए बनता है, वो एक और प्रोसेस है। डीप फ्राइंग में, रिपीटेड फ्राइंग में आईटीएफए बनता है, वो हमारा कल्चरल बिहेवियर चेंजेस है। राइट। लेकिन हम एटलीस्ट ये जो चीजें हैं जो इंडस्ट्री कर सकती है, उसके लिए हम स्ट्रेटेजी जो हमारी एक बनी हुई है इसको आगे लेके चलेंगे। एंड वी विल इंश्योर that awareness is created on that aspect as well. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट फिर डॉक्टर साहिबा कि एक तो इंसेंटिवाइज करें जैसे आपने कहा कि मतलब टैक्स ब्रेक्स या जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, लेकिन फिर एक और जो बहुत बड़ा इंसेंटिव इंडस्ट्री को मेरा ख्याल है कि अगर आप यकीनन बहुत लोगों ने समझाने की कोशिश भी की है कि इफ यू आर अ फर्स्ट अडॉप्टर इन दिस, तो आपका एक्चुअली इन इन मेनी वेज आप अपने मार्केट शेयर को महफूज भी कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कि फर्ज करें कि अब मैं एक पर्सनल एग्जांपल दूं, तो मेरी जो एलिया है वो जब भी इस तरह की कोई चीज लेती है वो शुरू ही करती है वो इंग्रेडिएंट लेबल के साथ कि अच्छा इसमें ये है, मैंने नहीं ये लेना, इस डिओड्रेंट में एल्यूमिनियम है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो एक है तबका कंज्यूमर्स का विच इज अवेयर। तो अगर इफ एक इंडस्ट्री वाला पहली फर्स्ट अडॉप्ट करे कि यार आवर फूड इज आईटीएफए फ्री या उसमें इतना है, तो इट कैन एक्चुअली बी ए मार्केटिंग टेक्निक going forward. बिल्कुल। और उनको मार्केटिंग टेक्निक, उनको ये भी कहा जा सकता है कि अगर आप अच्छा बनाएंगे तो आपकी एक्सपोर्ट कंसिडरेशंस भी Yes. बीच में मोटिव आपकी एक्सपैंड करेंगी, बिकॉज कंट्रीज दैट हैव लॉज यू कैन सेंड टू दोज कंट्रीज। और साथ आप ये भी रखें कि जिनका अगर इफ पाकिस्तान डजंट हैव रेगुलेशन, इट कैन बिकम अ डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल दोज बाहर के प्रोडक्ट्स। products which are being produced ITFA enriched। तो ये सब कुछ समझाने की जरूरत है। और आई एम श्योर जो इतने सालों में एडवोकेसी हुई है, पीपल एटलीस्ट पॉलिसी मेकर्स नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, और क्या और कैसे अभी बहुत काम हो रहा है इस पे, लीगल एस्पेक्ट्स पे भी वे फॉरवर्ड भी डिस्कस हो रहा है। चैलेंजेस रहेंगे लेकिन इंडस्ट्री ऑन बोर्ड है, at least I can say on ITFA front पे कि they know कि they have to do it in somehow, क्योंकि ये 50% of the world is already covered। ये इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मतलब जाहिर है कि कोई इंडस्ट्री अपने आप को रेगुलेट तो नहीं करना चाहती, जाहिर है। मुझे याद आता है कि जब पहली दफा गाड़ी में सीट बेल्ट लगी थी तो देयर वाज अ लॉट ऑफ हम्म इंडस्ट्री हम्म रेजिस्टेंस हम्म फ्रॉम कार मैन्युफैक्चरर्स। अब हम्म कोई गाड़ी नहीं आपको मिलेगी जिसमें सीट बेल्ट नहीं है। अब आप हम्म पहने या ना पहने वो एक अलग बात है। और जाहिर है पाकिस्तान में भी हम नहीं पहनते क्योंकि वो जो बैन है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, वो रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होती। true। कभी कभी पुलिस वाला कहता है कि सर आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी, और कभी कभी उनको परवाह ही नहीं होती। सो दिस ब्रिंग्स अस टू आवर फाइनल पॉइंट कि रेगुलेशन तो बन जाएगी इंशाल्लाह, इंडस्ट्री भी शायद ऑन बोर्ड हो जाए,
इम्प्लीमेंटेशन और सस्टेनेबिलिटी। अब अगेन मैं क्योंकि कराची में हूं, मैं आपको कराची की मिसाल दूंगा, लेकिन यकीनन आप जिस भी शहर में, आपने भी यही चीज देखी होगी कि मैंने देखा है कि पिछले 5 सालों में तकरीबन 150 बार प्लास्टिक के थैलों को बैन किया है यहाँ सिंध हुकूमत ने। तकरीबन 150 बार, और ये कंजर्वेटिव एस्टिमेट में दे रहा हूं। हर दूसरे हफ्ते एक हेडलाइन आती है, बस इस दफा कोई सीन ही नहीं है, शॉपर अगर आपके हाथ में हो गया हम आपको सजाए मौत दे देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अभी भी मैं बाहर जाऊं और मैं एक च्युइंग गम का पैकेट भी खरीदूं तो वो भी एक शॉपर में ही आएगा। ठीक है, एंड बिकॉज इट इज नॉट सस्टेन्ड, बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट डन। तो मैं, ये जो आखिरी सवाल है मैं आपके तीनों से पूछना चाह रहा हूँ, मोहसिन साहब मैं आपसे आगाज करूंगा। रेगुलेशन तो हम बना देते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको सस्टेन नहीं करते, इसके पीछे क्या साइंस है? लॉन्ग टर्म में हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आईटीएफएस की रेगुलेशन और पीएचओस की बैन्स पर वाकई ही अमल दरामद हो रही है? जी। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज हाँ। मेरा इसी शोबे का मैं एक तालिब इल्म की हैसियत रखता हूँ, ये पब्लिक पॉलिसी और लेजिस्लेशन के। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी वी हैव वेरी गुड लॉज एंड दे नो आर यार। नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सर। अच्छा, दिस इज ये गलतुल आम, इसे मैं कहता हूँ गलतुल आम अच्छा। है। बिकॉज a good law is that law which is being implemented. So, so agar law is not being implemented, then assume that law is a bad law. ये sir, throughout the world this is the uh, uh, this is the theory, और ये theory जो है इस वक्त पूरी दुनिया में यही है। इस मेरे शोबे में यही इसका कंसेप्ट है। आम आम आदमी को ये समझ शायद मुश्किल से आए, लेकिन मुझे ये समझ आती है, क्योंकि लॉ में आपने मैकेनिज्म देना होता है फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अगर आप मैकेनिज्म नहीं देते, या मैकेनिज्म आप ऐसा छोड़ देते हैं विच इज नॉट एप्रोप्रिएट। आपने मिसाल दी ये इसकी पॉलीथीन बैग्स की, कि जी आप पॉलीथीन बैग्स में आप कहते हैं जी कि हम किसको पकड़ेंगे, हम रेडी वाले को पकड़ेंगे, हम सब्जी फरोश को पकड़ेंगे। यार क्या बात कर रहे हैं आप जहां पॉलीथीन बैग बन रहा है, ना। जो उसका मटेरियल है, आप उसको जाके वहां पर रेगुलेट करें, यानी उसका रॉ मटेरियल को रेगुलेट करें। रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, किस जगह पे वो यूज हो रहा है, और जहां पर वो पॉलीथीन बैग बन रहा है उस जगह रेगुलेट करें। बनिस्बत वो एक एक जगह पे बन रहा है, वो 1000 जगह पे जा रहा है, आप 1000 जगह पे जाके रेगुलेट करेंगे, नहीं होगा रेगुलेशन कभी भी। रेगुलेशन का बुनियादी जो जुज है वो यही होता है कि आप रेगुलेट करते हैं टारगेटेड। हम्म। आप कभी भी आप दुनिया में देखें कि टैक्सेशन की रेगुलेशन जो है वो बिग फिश, वो कहते हैं जी बिग फिश को आप पकड़ें। आप कभी भी इंडिविजुअल्स को जाके तो उनको तंग ना करें, नहीं, उनको यहाँ पर कुछ तो सर करें। सारा 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 नजला सैलरी क्लास पर ही गिरता है। ये तो मतलब, हाँ, मतलब अब दिस जब इज मेरे मेरे से हाँ, मेरा पूछे ना सर। नहीं, तो वो हमारे दोस्त हैं राशिद लंगड़ियाल साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी कल परसों बात की। हाँ। उन्होंने कहा कि ये जो सैलरीड पर्सन है, दे आर द ओनली वंस कि जो 100% टैक्स देते हैं, और एक पाई भी जो है वो इसमें से हाँ, नहीं वो वो क्योंकि वो गन डिवाइड पॉइंट नहीं। पर है ना सर, वो गन पॉइंट पर है। हमारे पास चॉइस नहीं है, वो कट के आती है। अगर अगर आपके बिल्कुल चॉइस नहीं है बिल्कुल। ना, कोई बात हुई ना सारी इम्प्लीमेंटेशन की, अब मुझे चॉइस दे मैं तो ना दूं। अब ये नहीं, एफबीआर को कोई ना भेजे प्लीज। अच्छा, शहजाद साहब सॉरी, वक्त थोड़ा कम है मोहसिन साहब, तो इसलिए मैं जरा शहजाद साहब के व्यूज भी इस पे लेना चाह रहा हूँ। मोहसिन साहब ने बहुत एक अच्छी पिक्चर दी है कि यार रेगुलेट करना है तो सोर्स पे ही करना है, लेकिन आपकी आपकी इस पे क्या व्यू है? आई मीन, डू यू एग्री या डू यू वांट टू ऐड समथिंग टू द कन्वर्सेशन? सर ये बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि देखिए, चूंकि हम एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहते हैं, और पहले शायद बहुत सारी चीज़ें टाइम टेकिंग होती थी, लेकिन अब हमें पता है कि पाकिस्तान से, जैसे एक मिसाल दूंगा कि फिशरीज का जितना भी पूरा सेक्टर है, चूंकि वो अब पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, तो ईयू के रेगुलेशंस और उसकी जी। तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं। सेम इज द केस विद आईटीएफए, कि अब अगर आपको एक ऐसे मोहल्ले में रहना है जहाँ पे सारे घर साफ हैं, तो आपको भी अपना घर साफ करना पड़ेगा। ये। और ये होके रहेगा, क्योंकि देखिए
बहुत सारे लॉज रेगुलेशन जो हैं, चूंकि हम एक इंटरनेशनल प्रेशर हमारे ऊपर आता है कि भाई सबने कर लिया आपको भी करें, क्योंकि आप जिन लोगों से पैसे लेते हैं उसमें से ज्यादा तो लोगों के दवाओं पर उस पर खर्च कर देते हैं। तो आप एक छोटी सी चीज के ऊपर फोकस करें ताकि आपके ये तमाम जो अखराजात हैं ये खत्म हो और आप अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। तो चूंकि ये मुझे लगता है कि अब ये होगा, और एक साल में 6 आइटम से हम 84 पे पहुंच गए PSQCA, तो मुझे लगता है कि ये अब कोई बहुत दूर की कहानी नहीं है। सही है। ओके, गुड गुड, दैट्स एनकरेजिंग। डॉक्टर साहिबा, फाइनल वर्ड्स। जी, आई वुड एग्री विद माय कोलीग्स कि ये होगा, और लेकिन इसके लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रोविंसेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा उनकी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन रिमेन्स विद द प्रोविंसेस। लॉज फेडरल में बन जाएंगे, दोनों लॉज बन जाएं, हाइब्रिड अप्रोच भी ले ली जाए। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें प्रोविंसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके मैनुअल्स को बनाना, जो उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ITFA इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग मैनुअल्स हैं उनको बनाना पड़ेगा। एंड आई कैन शेयर वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद देम ऑन ओके, दैट। तो वो कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ प्रोविंसेस ऑन इम्प्लीमेंटेशन, वो तो इज ऑलरेडी इन पाइपलाइन। चले, गुड। थैंक यू ऑल वेरी वेरी मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू जॉइन अस एज यूजुअल। मेरी मालूमात में भी काफी इजाफा हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। मैंने इस वेबिनार का आगाज एक क्लीशे से किया था, जो सच है लेकिन है क्लीशे, और शायद इसीलिए क्लीशे है क्योंकि सच है और इतनी बार दोहराया जाता है, विच इज यू आर व्हाट यू ईट। सो आई विल क्लोज विद अनदर क्लीशे, और वो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। And the only way to prevent the rise of non-communicable diseases like diabetes, like heart disease, and so many others in Pakistan is to cut off the danger at the source. और वो सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है जब हम legislate करें, हम regulate करें, और फिर ईमानदारी से उन regulations को implement करें। Thank you all very much for joining us. आज के लिए इतना ही जी। खुदा हाफिज।